Hello guys, welcome back to my YouTube channel Allied Nursing Classes Center of Excellence. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ हेमाटोलॉजिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर. सो हेमाटोलॉजिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर ये इम्पोर्टेंट यूनिट है. सो इस यूनिट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 443. The nurse is reviewing the laboratory result of a client diagnosed with multiple myeloma. Which would the nurse expect to note specifically in this disorder? So multiple myeloma से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ नर्स आप रिव्यू कर रहे हो लेबोरेटरी रिजल्ट क्लाइंट के. वो वॉज डायग्नोज्ड विद मल्टीपल माइलोमा. सो कौन सी आप चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे स्पेसिफिकली टू दिस डिसऑर्डर, राइट? आप लेबोरेटरी रिजल्ट चेक कर रहे हो मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट की, तो आप उन रिपोर्ट्स में स्पेसिफिकली मल्टीपल माइलोमा के केस में क्या चीज़ देखोगे, राइट? सो मल्टीपल माइलोमा क्या है? मल्टीपल माइलोमा में प्लाज्मा सेल विल बी इंक्रीज, राइट? प्लाज्मा सेल इसमें इंक्रीज होते हैं एंड मेलिग्नेंसी होती है. इसमें प्लाज्मा सेल्स की मेलिग्नेंसी होती है और एंटर कर जाते हैं जो इमेच्योर एक्सेस प्लाज्मा सेल होंगे, वो एंटर कर जाते हैं टू द बोन मैरो, राइट? बोन मैरो में ये एंटर कर जाते हैं. सो इतना आपको समझ आ गया मल्टीपल माइलोमा क्या है. मल्टीपल माइलोमा इज द मेलिग्नेंसी ऑफ द प्लाज्मा सेल in which plasma cells will be increased and the immature plasma cells enter in the bone marrow, right? सो ये एंटर कर जाते हैं बोन मैरो में और जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है, फॉस्फेट डिक्रीज हो जाता है एंड प्लाज्मा सेल उनमें इंक्रीज हो जाते हैं. उसकी वजह से क्या है, बोन्स में कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है बट ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पर्सन को हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है. सो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें क्या है, लाइक ये हमारी बोन्स हैं, ये हमारी बोन है, राइट? एंड ये है ब्लड स्ट्रीम, राइट? ये ब्लड स्ट्रीम है. सो बोन में क्या है, हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, राइट? सो इसमें क्या होगा, जब प्लाज्मा सेल, अब जब मल्टीपल माइलोमा होगा, मल्टीपल माइलोमा के केस में क्या होंगे, इमेच्योर नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स होंगे, राइट? सो प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ एंटर कर जाएंगे, जब बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में हो जाएंगे ब्लड में, तो वो बोन में एंटर होना स्टार्ट कर देंगे, राइट? जब ये बोन में एंटर होंगे तो बोन में जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट है वो यहाँ से निकल के किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा ब्लड स्ट्रीम में. तो क्या होगा, जो हमारे बोन्स हैं, बोन में इस कंडीशन में कैल्शियम विल बी इंक्रीज, सॉरी, ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम विल बी इंक्रीज एंड फॉस्फेट विल बी इंक्रीज. तो दोनों चीज़ें ये इंक्रीज हो जाएंगी इन द ब्लड स्ट्रीम, राइट? इतना कंसेप्ट आपको क्लियर आ गया कि इसमें क्या होगा, इसमें कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाएगा एंड फॉस्फेट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बोन में क्या चला गया, वहाँ पे पेशेंट की बोन में क्या चला गया, पेशेंट की बोन में यहाँ से प्लाज्मा सेल चले गए, राइट? सो प्लाज्मा सेल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन्होंने कैल्शियम को वहाँ से बाहर निकाल दिया बोन से. जब कैल्शियम एंड फॉस्फेट को बाहर निकाला तो वो ब्लड में चले गए और ब्लड में उन्होंने क्या किया, हाइपर कैल्शियमिया एंड हाइपर फॉस्फेटिमिया कॉज कर दिया, राइट? सो इस कंडीशन में हमने क्या बोलना है पेशेंट को, इस कंडीशन में हम एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को कि आपने फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है सो दैट कैल्शियम विल बी डाइल्यूट, राइट? सो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे कि इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, राइट? फ्लूइड इनटेक हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना इंक्रीज करें. एंड और क्या करेंगे हम इसमें,
और इस डिजीज़ में ओस्टियोपोरोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है, राइट। ओस्टियोपोरोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है मल्टीपल माइलोमा के, राइट। कॉम्प्लिकेशन है ये इसके। ये कैसे कॉम्प्लिकेशन है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो मैंने आपको बता दिया कि बोन है, बोन से कैल्शियम एंड फॉस्फेट क्या होके रिलीज होके ब्लड में चलेंगे। अब कैल्शियम बोन्स में नहीं है पेशेंट की, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस होगा बोन का, दैट विल बी फ्रेंजाइल, ठीक है। फ्रेंजाइल सरफेस होगा, सो मीन्स ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करेगा, राइट। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करेगा, राइट, क्योंकि कैल्शियम बोन्स में नहीं है, फॉस्फेट बोन में नहीं है, तो ये क्या होगी, ये होगी मैलिग्नेंटेड बोन होगी, ठीक है। तो इसका सरफेस क्या होगा, फ्रेंजाइल इसका सरफेस होगा, और वो क्या कॉज कर रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल माइलोमा। सो आपने इसमें देखा कि लेबोरेटरी रिजल्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि इसमें कैल्शियम लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड क्रिएटिनिन भी क्या हो रहा है, क्रिएटिनिन भी क्या होगा इसमें, क्रिएटिनिन भी इंक्रीज हो गया, एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन दैट विल बी इंक्रीज। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये इंक्रीज होती रहेंगी इसमें मल्टीपल माइलोमा में। सो मल्टीपल माइलोमा में लाइक जैसे हाइपर कैल्शियमिया होगा, राइट। हाइपर कैल्शियमिया तो आपको पता चल गया कि कैसे हो रहा है। तो जैसे ही हाइपर कैल्शियमिया होगा तो अफेक्ट करेगा हमारी किडनी को, राइट। पेशेंट की किडनी को अफेक्ट कर रहा है, कैल्शियम लेवल इंक्रीज है जो अफेक्ट कर रहा है पेशेंट की किडनी को अफेक्ट करेगा। ये किडनी को अफेक्ट करने के बाद ये क्या कॉज करेगा, किडनी में स्टोन कॉज करेगा, राइट। जब किडनी में स्टोन होगा तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, राइट। सो इसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर भी पेशेंट में हो सकता है, राइट। सो क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या है, और स्टोन की वजह से क्या होगा, पेशेंट एक्सक्रीट नहीं पर कर पाएगा क्रिएटिनिन, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, राइट। क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड BUN का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन अपने ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज कैल्शियम लेवल। सो फर्स्ट ही ऑप्शन हमें बहुत अच्छा दिया गया है कि इसमें कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड सेकेंड वन इज इंक्रीज वाइट ब्लड सेल। सो वाइट ब्लड सेल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो वाइट ब्लड सेल इंक्रीज नहीं होगा, बट इसमें पर्सन को एनीमिया हो सकता है, राइट। तो इसमें पर्सन को एनीमिया हो सकता है क्योंकि प्लाज्मा सेल क्या हो रहे हैं, इमेच्योर प्लाज्मा सेल इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से पर्सन को एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। नो, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिक्रीज नहीं होगा, दैट विल बी इंक्रीज। एंड डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो। डिक्रीज क्यों होंगे इसमें, तो इंक्रीज होंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल। तो जब भी आप मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट की रिपोर्ट देख रहे हो तब आपने कैल्शियम लेवल पे मेनली फोकस करना है। स्पेसिफिकली आप किस पे फोकस करोगे, टू द कैल्शियम लेवल। और बाकी इसमें क्या है, एनीमिया पेशेंट में हो सकता है, BUN लेवल इंक्रीज होता है, क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज होता है, एंड प्लाज्मा सेल तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज होंगे। एंड इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन है ओस्टियोपोरोसिस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 444। द नर्स इज क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर द क्लाइंट विद मल्टीपल माइलोमा एंड इंक्लूड्स विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन द प्लान। अब नर्स क्रिएट कर रही है एक प्लान ऑफ केयर पेशेंट के लिए, मल्टीपल माइलोमा के लिए। एंड कौन सी प्रायोरिटी इंटरवेंशन एज अ नर्स आप इनकी प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड करेंगे। प्रायोरिटी इंटरवेंशन, फोकस ऑन द क्वेश्चन, प्रायोरिटी इंटरवेंशन इसमें हमसे पूछा गया है। सो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है हमारे, एनकरेजिंग फ्लूइड इनटेक। यस, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था
कि इसमें हमने पेशेंट को बोलना है अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करे सो दैट कैल्शियम कैन बी डाइल्यूटेड। सो 2 to 3 लीटर बोलना है हमने पेशेंट को कि आपने डेली आपका कंजप्शन होनी चाहिए वाटर इनटेक के, राइट। सो फ्रीक्वेंट ओरल केयर भी एक कंपोनेंट है इंटरवेंशन का, बट ये प्रायोरिटी नहीं है। यू जस्ट फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन। मैं आपको फर्स्ट ऐसे बोल रही हूँ कि आपका मेन काम क्या होगा जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सो यहाँ पे हमसे प्रायोरिटी पूछी गई है। सो प्रायोरिटी तो हमारी फ्लूइड होगी। ओरल केयर इसका कंपोनेंट है बट इट्स नॉट द प्रायोरिटी, राइट। एंड कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग ये भी प्रायोरिटी नहीं है। एंड मॉनिटरिंग द रेड ब्लड सेल काउंट ये हमारी इनमें प्रायोरिटी नहीं है। हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है? एनक्रेजिंग फ्लूइड इनटेक। सो हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने 2 to 3 लीटर आपने डेली वाटर इनटेक करना है सो दैट एक्सेसिव कैल्शियम कैन बी डाइल्यूट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 445। When caring for a client with an internal radiation implant, the nurse should observe which principles let all that apply. सो जब भी आप पेशेंट को केयर कर रहे हो जिनको इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट हुआ है, एक्सटर्नल रेडिएशन नहीं चल रही है, इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट हुई है, द नर्स शुड ऑब्जर्व विच प्रिंसिपल। सो उस टाइम पे आप कौन से प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व करोगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स आप इसमें फॉलो करोगे? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो कौन कौन से इसमें प्रिंसिपल्स आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में। सो रेडिएशन थेरेपी, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में। सो रेडिएशन थेरेपी हमारे पास 2 टाइप में आ रही है। एक आती है हमारी एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी एंड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। एक होगी हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल, राइट। सो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी आपको पता ही है कि कैसे क्या होती है, राइट। कि हम एक्सटर्नली हम रेडिएशन के कांटेक्ट में पेशेंट को लेके आते हैं। सो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी इज़ ऑल्सो नोन एज टेलीथेरेपी, राइट। टेलीथेरेपी हम इसको बोलते हैं। Next is internal radiation therapy. So internal radiation therapy, it's also known as brady right? Brady therapy. So ये नाम आपको पता होने चाहिए। External radiation therapy is also known as teletherapy and internal को हम क्या बोलते हैं? ब्रेडी थेरेपी बोलते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होती है, सॉरी इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का हमारा क्वेश्चन है, तो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी की बात करते हैं कि जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है वो कौन कौन सी फॉर्म में होती है। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी सो ये फॉर्म में होती है। एक तो हम इसको ओरल फॉर्म में भी देते हैं। जो ओरल फॉर्म होती है दैट इज अनशील्ड, राइट। अनशील्ड होती है एंड अनशील्ड रेडिएशन थेरेपी इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो ये हम प्रिस्क्राइब पेशेंट को नहीं करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज द ओरल, सॉरी, हाँ, ओरल होगी। ओरल रेडिएशन, ओरल हमने बता दिया, ओरल तो इन अनशील्ड होगी, राइट। नेक्स्ट इज द आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में हम इसको देते हैं, आईवी इंजेक्शन। एंड थर्ड वन इज द इम्प्लांट, राइट, इम्प्लांट। सो ये 3 फॉर्म्स में हम इंटरनल रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को दी जाती है। जो ओरल रेडिएशन थेरेपी होती है दैट इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, राइट। सो पेशेंट को इंटरनल रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उसमें हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले जब भी रेडिएशन थेरेपी इम्प्लांट करते हैं टू द पेशेंट, देन हमने पेशेंट को सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि पेशेंट को हमने प्राइवेट रूम में रखना है,
राइट। हमने जनरल वार्ड में पेशेंट को नहीं रखना है। सो पेशेंट कीप द पेशेंट इन प्राइवेट रूम में रखना है। एंड आफ्टर दैट पेशेंट की बॉडी एमिट करती है रेडिएशन, ठीक है। सो इसलिए हमने क्या करना है, पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखना है, राइट। एंड मैक्सिमम टाइम जो हमने सेट करना है कि हम मेडिकेशन के लिए या अदर केयर के लिए हमने पेशेंट के साथ स्पेंड करना है, वो नॉट ग्रेटर देन 30 मिनट होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 30 मिनट आपकी पेशेंट का केयर हो गया, पेशेंट की मेडिकेशन होगी, सारे पेशेंट के प्रोसीजर्स हो गए, वो आपके नॉट मोर देन 30 मिनट होना चाहिए, राइट। क्योंकि पेशेंट की बॉडी एमिट कर रही है रेडिएशंस, राइट। एंड हमने पेशेंट का बात भी प्राइवेट बात होना चाहिए, राइट। प्राइवेट बात होना चाहिए। और बच्चों को हमने, और प्रेग्नेंट वुमेन्स होगी, बच्चे होंगे, उनको अवॉइड करना है, पेशेंट के कांटेक्ट में ना आए। ये लोग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं टू कांटेक्ट विद द पेशेंट, राइट। लेस देन 16 ईयर एंड प्रेग्नेंट वुमेन, राइट। सो इनको हमने मना करना है। एंड ऑलवेज अप्लाई डोसीमीटर फिल्म बैंडेज। सो डोसीमीटर किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, डोसीमीटर हम यूज़ करते हैं रेडिएशन को चेक करने के लिए। सो डोसीमीटर बैंड हमने पेशेंट को बोलना है कि आप इसको वियर करें, राइट। सो हमने ये चीज़ें करनी है, ये हमारी इंटरवेंशन है, ये हमारे इसके प्रिंसिपल्स हैं, राइट। सो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटिंग द टाइम विद द क्लाइंट टू 1 आवर पर शिफ्ट। नो, 1 आवर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 30 मिनट। सो ये 30 मिनट होना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, right? So first is incorrect. Second one is keeping pregnant women out of the client room. Yes, प्रेग्नेंट वुमेन्स को पेशेंट के रूम से बाहर रखना है। प्लेसिंग द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम विद प्राइवेट बाथ। येस, प्राइवेट रूम में रखना है एंड प्राइवेट बाथ उसका होना चाहिए। वियरिंग अ लेड शील्ड व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट क्लाइंट केयर। येस, लेड शील्ड हमने यूज़ करना है। रिमूविंग द डोसीमीटर फिल्म बैंडेज व्हेन एंटरिंग द क्लाइंट रूम। नहीं, हमने ये रिमूव नहीं करना है। सो दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अलाउइंग इंडिविजुअल यंगर देन 16 ईयर ओल्ड इन द रूम एज लॉन्ग एज दे आर 6 फीट अवे फ्रॉम द क्लाइंट। नहीं, 16 ईयर के बच्चों को हमने तो वहाँ पे अलाउ ही नहीं करना है। 16 ईयर, लेस देन 16 ईयर एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स को हमने उसमें नहीं अलाउ करना है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, option number 3 and option number 4, right. So next question is question number 446. While giving care to a client with an internal cervical radiation implant, the nurse find the implant in the bed. The nurse should take which initial action? So important question है। आप देख रहे हो कि जब आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो, इंटरनल सर्वाइकल रेडिएशन इम्प्लांट पेशेंट में हुआ है, तो इम्प्लांट बेड पे गिरा हुआ है। सो एज अ नर्स, what will be your first action, what will be your initial action, right? initial action इसमें हमसे पूछा गया है। सो अगर ऐसी कंडीशन होती है, देन इन कंडीशन में हमारा सबसे पहले क्या काम होगा, हमने पेशेंट को एनकरेज करना है कि आप लाई डाउन करो, ठीक है। जब तक रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो प्लेस नहीं कर देते एक सेफ एंड क्लोज कंटेनर में, राइट, तब तक आप काम डाउन करो एंड आप लेट जाओ, राइट। एंड जब भी आपने वो इम्प्लांट आपने कंटेनर में डालना है, तब आपने उसको पिक करना है वहाँ से। आपने लॉन्ग हैंडल फोर्सेप यूज़ करना है टू प्लेस द सोर्स इन लेड कंटेनर,
ठीक है। और किस में आपने उसको रखना है, लेड कंटेनर में आपने उसको रखना है, राइट। उसके बाद आपने कॉल करना है टू द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड देन डॉक्यूमेंट करना है इवेंट और आपने क्या एक्शन लिया था, ठीक है, इवेंट को एंड एक्शन को, राइट। सो ऑप्शन है हमारे, कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इनिशियल एक्शन पूछा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तो हम बुलाएंगे। री इंसर्ट द इम्प्लांट इनटू द वेजाइना, नो। पिक अप द इम्प्लांट विद द ग्लव्ड हैंड एंड फ्लश इट इनटू द डाउन टू द टॉयलेट, नो। हमने इसको फ्लश नहीं करना है और हाथों से नहीं उठाना है। Pick up the implant with long handle forceps and place it in a lead container. सो जो हमसे ऑप्शन पूछे गए हैं उनमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कि सबसे पहले हमने क्या करना है, पिक करना है इम्प्लांट को विद लॉन्ग हैंडल फोर्सेप एंड देन प्लेस इट इनटू द लेड कंटेनर, राइट। एंड आफ्टर दैट हमने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को आपने इन्फॉर्म करना है, राइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 447. The nurse should plan to implant which intervention in the care of a client experiencing neutropenia as a result of chemotherapy. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स प्लान कर रही है इम्प्लीमेंट which intervention in the care of the client who is experiencing neutropenia, किसकी वजह से न्यूट्रोपीनिया हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की वजह से पर्सन को न्यूट्रोपीनिया हुआ है, राइट। तो नर्स उस चीज़ के लिए क्या प्लान इम्प्लीमेंट करेगी, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करेगी। सो न्यूट्रोपीनिया जब हम कीमोथेरेपी पेशेंट को देते हैं तो कीमोथेरेपी क्या करता है, सुप्रेस कर देता है बोन मैरो को, राइट। क्योंकि ये इसमें हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, और कीमो क्या कॉज करते हैं, इम्यून को सुप्रेस कर देता है, राइट। और इससे पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कीमो जब हम पेशेंट को देंगे, कीमो में क्या करेंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हम पेशेंट को देंगे, और जिससे क्या होगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, राइट। इम्यूनोसप्रेसेंट से क्या होगा, इम्यूनिटी अगर वीक होगी है तो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस, राइट। इतना समझ आ गया। अगर इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हुए हैं दैट मीन्स डब्ल्यूबीसीज क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज हुई है। सो जब सुप्रेस होता है बोन मैरो तो उसकी वजह से डिक्रीज होते हैं होम्योपोटाइसिस, राइट। थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये, कि जब हम कीमोथेरेपी पेशेंट को देते हैं तो ये सुप्रेस करती है बोन मैरो, राइट। ये क्या कर रही है, सुप्रेस करती है टू द बोन मैरो, सुप्रेस बोन मैरो को सुप्रेस करती है, राइट। एंड उसकी वजह से क्या होगा, हेमोपोटाइसिस डिक्रीज हो जाएगी, हेमोपोटाइसिस मीन्स ब्लड प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, राइट। हेमोपोटाइसिस, ब्लड प्रोडक्शन क्या हुई, डिक्रीज हुई। उसकी वजह से क्या होगा, डब्ल्यूबीसीज भी डिक्रीज हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज एंड इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। एंड नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, अगर सुप्रेस बोन मेरो सुप्रेस हुआ है तो प्लेटलेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज हुए हैं देन ब्लीडिंग की ससेप्टिबिलिटी दैट विल बी इंक्रीज, ब्लीडिंग ससेप्टिबिलिटी विल बी इंक्रीज। सो ये आपको समझ आ गया क्या करता है, कीमोथेरेपी में हम इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट को देते हैं जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है देन पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी टू द इन्फेक्शन विल बी इंक्रीज, एंड इसमें सुप्रेस होता है बोन मैरो, जब बोन मैरो सुप्रेस होता है देन इट विल कॉज
हेमोपोटाइसिस विल बी डिक्रीज। अगर होमोपोटाइसिस डिक्रीज हो रहा है देन डब्ल्यूबीसीज विल बी डिक्रीज। अगर डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज है देन चांसेस ऑफ इन्फेक्शन विल बी इंक्रीज, राइट। और इसमें क्या है, अगर बोन मैरो सुप्रेशन की वजह से प्लेटलेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगी, प्लेटलेट डिक्रीज हैं देन ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। जब हम कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, राइट, कीमोथेरेपी के टाइम जब कीमोथेरेपी का इफेक्ट हाईएस्ट होता है, कीमोथेरेपी का इफेक्ट यहाँ पे जब हाई होता है तब क्या होता है, जो लेवल है डब्ल्यूबीसीज का वो लोएस्ट होता है। हाईएस्ट कीमोथेरेपी इफेक्ट, कीमो इफेक्ट, देन लोएस्ट लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसीज विल बी अकर। एंड इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, नाडिर पीरियड, राइट। जब डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज होंगे एंड कीमोथेरेपी का इफेक्ट हाईएस्ट होगा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि पेशेंट इम्प्लांट कर रहा है, नर्सिंग इंटरवेंशन, जिस पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया हुआ है ड्यू टू केमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी की वजह से न्यूट्रोपीनिया हुआ है तो उसके लिए आप क्या इंटरवेंशन करोगे, रिस्ट्रिक्ट ऑल विजिटर। ऑल विजिटर को तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, जिन विजिटर को इन्फेक्शन है तो उनको आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, राइट। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करोगे, एनकरेज करोगे फ्लूइड इनटेक को। टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द नीड फॉर हैंड हाइजीन। क्लाइंट एंड फैमिली को आप टीच करोगे हैंड हाइजीन के बारे में, तो आप टीच करोगे पेशेंट को कि कैसे आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हो, राइट। इंसर्ट एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर टू प्रिवेंट स्किन ब्रेक डाउन। सो इन्वेसिव प्रोसीजर हमने अवॉइड करनी है बिकॉज से इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 448। The home healthcare nurse is caring for a client with cancer who is complaining of acute pain. The most appropriate determination of the client pain should include which assessment? So पेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो एज अ नर्स आप कैंसर के पेशेंट की केयर प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, एंड पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ एक्यूट पेन। एक्यूट पेन पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो रही है, एक्यूट पेन हो रही है। सो आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन क्या होगा क्लाइंट की पेन को असेस करने का, राइट। आपका क्लाइंट की पेन कैसे एक्यूरेटली अप्रोप्रिएट वे में असेस कर सकते हो, राइट। कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे जिससे आप अप्रोप्रिएट डिटरमाइन करोगे पेन लेवल ऑफ द पेशेंट, राइट। सो पेन लेवल जब भी हम असेस करते हैं पेशेंट का, सो पेन लेवल असेस करने के लिए हम पेशेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। नर्स पेशेंट से पूछेगी क्लाइंट को कि डिस्क्राइब करे पेन, एंड जो भी पेशेंट बोल रहा है उसको केयरफुली सुनना है, राइट। कौन से वर्ड वो पेन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर रहा है, राइट। एंड पेन लेवल मोस्ट एक्यूरेटली हम कैसे असेस करेंगे, बाय यूजिंग पेन स्केल, राइट। हम पेन स्केल यूज़ करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आप रेटिंग करो कि पेन स्केल में पेन का लेवल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, राइट, 10 तक। सो आप 10 तक हमें बताओ कि आपको किस लेवल की पेन हो रही है। 1 मीन्स बहुत कम है, 10 मीन्स बहुत ज़्यादा सीवियर है, राइट। तो सीवियर पेन है पेशेंट को, या मॉडरेट पेन है, या कम पेन है पेशेंट को, राइट। सो पेशेंट इसके बेस पे हमें बताएगा कि मेरे को 7 लेवल तक पेन है, राइट। तो उसके बेस पे हम पेशेंट के नॉन वर्बल जो क्लू हैं साथ में हम उनको भी असेस करेंगे, राइट। सो मोस्ट एक्यूरेटली हम पेन लेवल असेस कर सकते हैं पेशेंट का बाय यूजिंग पेन स्केल, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है द क्लाइंट पेन रेटिंग। यस, क्लाइंट जो रेटिंग दे रहा है पेन को
उससे हम मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ द पेन। नेक्स्ट इज द नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम द क्लाइंट। नॉन वर्बल क्यूज ये इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट के नॉन वर्बल एक्सप्रेशन देखना, बट ये हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं बताएंगे। सो सेकेंड इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन इज द नर्स इम्प्रेशन ऑफ द क्लाइंट पेन। सो नर्स के इम्प्रेशन क्या होंगे, ये तो हमें एक्यूरेट, ये तो हमें डेटा दे ही नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन। सो थर्ड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वन इज पेन रिलीफ आफ्टर अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। सो ये तो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है पेन लेवल कैसे हम असेस करेंगे। सो ये पेन लेवल को असेस नहीं कर रहा है कि पेन रिलीफ हुआ है आफ्टर गिविंग द इंटरवेंशन। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसके बाद हमने इंटरवेंशन देनी है, पेन रिलीफ पेशेंट की करनी है, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन। सो हमने पेन रेटिंग हमें कैसे असेस करनी है, बाय यूजिंग द पेन स्केल। और इन्फॉर्मेशन जब हम पेशेंट से लेते हैं, लाइक जब हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, तो हम टू टाइप का डेटा कलेक्ट करते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट हमें बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। हम बताते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट हमें ये चीज़, ये प्रॉब्लम बता रहा है, राइट। सो पेन स्केल में हमने सब्जेक्टिव डेटा इसमें हमें एक्यूरेटली बताता है पेन लेवल ऑफ द पेशेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 449। The nurse is caring for a client who is post-operative following a pelvic eccentrations, and the surgeon changed the client diet from NPO status to clear liquid. The nurse should check which priority item before administering the diet. सो पेशेंट की सर्जरी हुई है, आफ्टर सर्जरी पेशेंट, बिफोर सर्जरी पेशेंट एनपीओ पे था, राइट। सो अब पेशेंट को एनपीओ से किस में स्टार्ट कर दिया गया, क्लियर लिक्विड स्टार्ट कर दिया गया। नर्स ने चेक करना है कौन सी प्रायोरिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द डाइट, कि हमने क्लियर लिक्विड देना है, उससे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उससे पहले हमने क्या चीज़ चेक करनी है, क्या चीज़ हमने असेस करनी है, राइट। So before starting the diet after NPO status, हमने पेशेंट की पैरास्टाइलिसिस चेक करनी है, राइट। पैरास्टाइलिसिस हमने चेक करनी है। सो एनेटमी में आपने पढ़ा होगा कि इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, राइट। स्मूथ मसल्स क्या करती हैं, स्मूथ मसल्स हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, राइट। सो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, राइट। स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन में होती है, जो किस में हेल्प करती है, वो हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्शन में। और कॉन्ट्रैक्शन क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन इज द पैरास्टाइलिसिस। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होती है, पैरास्टाइलिसिस। पैरास्टाइलिसिस क्या करती है, पैरास्टाइलिसिस हेल्प करती है फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड, मूवमेंट ऑफ द फूड, राइट। सो मूवमेंट ऑफ फूड करेगी पैरास्टाइलिसिस। सो बिफोर स्टार्टिंग फूड फ्रॉम एनपीओ स्टेटस, हमने क्या करना है, पेशेंट की बाउल साउंड हमने चेक करनी है, बाउल साउंड हमने चेक करनी है, जिसमें हमने क्या चेक करना है, जिसमें हमने पैरास्टाइलिसिस चेक करनी है, राइट। पैरास्टाइलिसिस हम उसमें चेक करेंगे। तो चलते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। सो हमारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट वन इज़ द बाउल साउंड। यस, हमने बाउल साउंड हमने चेक करनी है आफ्टर व्हेन वी स्टार्ट डाइट ऑफ एन एनपीओ पेशेंट, राइट। सो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हमने बाउल साउंड असेस करनी, एबिलिटी टू एम्बुलेट नहीं, इंसीजन अपीयरेंस नहीं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कुछ भी नहीं चेक करना है, सबसे पहले हमें बाउल साउंड चेक करनी है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450। अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ सस्पेक्टेड डायग्नोस ऑफ हॉकिंस डिजीज। Which assessment finding would the nurse expect to note specifically in the client?
सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट एडमिटेड हुआ है हॉस्पिटल में, सस्पेक्टेड डायग्नोज है पेशेंट का हॉनकिंग्स डिजीज़, मीन्स फुली डायग्नोज नहीं है, अभी सस्पेक्टेड डायग्नोज है हॉनकिंग डिजीज़ का। सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग एज अ नर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप स्पेसिफिकली उसी ही फाइंडिंग से आप बोल सकते हो कि पेशेंट को हॉनकिंग डिजीज़ है, राइट? सो हॉनकिंग डिजीज इज अ बीटा सेल डिजीज, राइट? बीटा सेल की डिजीज है ये। बीटा सेल डिजीज है मीन्स लिम्फोमा, राइट? ये क्या है? लिम्फोमा इसको हम बोलते हैं, लिम्फोमा है। एंड फर्स्टली ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन से, राइट? सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होगा सुप्रा क्लेविकल रीजन से, राइट? सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होगा एंड उसके बाद कहाँ पे ये लिम्फ नोड की उसके बाद स्वेलिंग होगी, लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी, लिम्फ नोड की स्वेलिंग जो है वो पेनलेस होगी, राइट? लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी एंड पेनलेस होगी, ये मेन सिम्टम है इस डिसऑर्डर का, राइट? डायग्नोसिस में, नर्सिंग डायग्नोसिस का मेन क्या बनता है? डिस्टर्ब बॉडी इमेज, इसमें बॉडी इमेज पर्सन की डिस्टर्ब होती है और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? रेड स्टर्नबर्ग सेल, पेल एब्स्टीन फीवर, राइट? सो ये इसके और सिम्टम्स हैं। सो चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। फटीक, फटीक कोई भी डिजीज़ होती है, मैक्सिमम डिजीज़ में पेशेंट को फटीक होती है, तो स्पेसिफिकली पूछा है कि स्पेसिफिकली इस क्लाइंट में क्या चीज़ होगी, तो फटीक तो नहीं होगा, राइट? एंड वीकनेस, वीकनेस भी नहीं होगा, वीकनेस की और कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वीकनेस नहीं होगा। नेक्स्ट इज द वेट गेन, वेट गेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज द एनलार्ज लिम्फ नोड। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट कि पर्सन में इनमें क्या होगा, हॉनकिंग डिजीज में लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट होती है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है, पेनलेस लिम्फ नोड स्वेलिंग होती है, राइट? एंड दिस डिजीज स्टार्ट फ्रॉम सर्वाइकल एरिया, सुप्राक्लेविकल एरिया, राइट? So next question is question number 451. During the admission assessment of a client with advanced ovarian cancer, the nurse recognized which manifestation as typical of the disease. So during the admission assessment, client with ovarian cancer, नर्स ने रिकॉग्नाइज, नर्स क्या मैनिफेस्टेशन रिकॉग्नाइज करेगी टिपिकली जो इसी डिजीज से रिलेटेड हो, राइट? इसमें भी क्या पूछा गया है? मेन सिम्टम ऑफ ओवेरियन कैंसर, राइट? सो ओवेरियन कैंसर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इन इसमें से क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम टाइम। सो ओवेरियन कैंसर इज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है ओवेरियन कैंसर का इन द फीमेल, राइट? सो हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है समटाइम। हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट फीमेल में कौन सी डिसऑर्डर की वजह से, कौन सी डिजीज़ की वजह से? दैट इज़ ओवेरियन कैंसर, राइट? सो ओवेरियन ट्यूमर जब होता है, वो जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सराउंडिंग जितने भी ऑर्गन है उनको क्या करता है, लाइक ये पेशेंट की ओवरी है, राइट? सो ओवेरियन कैंसर जब होता है, राइट, ये ओवरी है, जब ओवेरियन कैंसर पर्सन का होता है तो यहाँ पे ये ट्यूमर है, राइट? जब ये ट्यूमर ग्रो करता है, से मीन्स ये एनलार्ज होती रहती है, राइट? जब ओवरी एनलार्ज होगी तो सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर होंगी, सराउंडिंग की जो ऑर्गन्स होंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो भी जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो उन जो ऑर्गन का स्पेस है, राइट, वो क्या होता रहेगा, वो कम होता रहेगा, राइट? सो इंटेस्टाइन और पेरिटोनियम में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एब्डोमिनल, उसकी वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, इसकी वजह से एब्डोमिनल की डिस्टेंशन होगी, राइट? एब्डोमिनल डिस्टेंशन के बाद क्या होगा, एब्डोमिनल गर्थ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, गर्थ भी इंक्रीज होगी, राइट? एंड पेशेंट को इसकी वजह से पेशेंट में जो इंटेस्टाइन है, राइट, इंटेस्टाइन भी क्या हो जाएंगी, कंप्रेस होती रहेंगी ड्यू टू द ट्यूमर। जैसे कंप्रेस होगी तो पेशेंट में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में होगा, राइट? सो कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट में क्या आएगा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट में
सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।